मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार महिला, सहायक आचार्य ABST, श्री राधेश्याम आर मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम BCom पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन में अब तक हमने संपत्तियों के सत्यापन के बारे में अध्ययन किया। हर बिंदु को स्पष्ट समझते हुए उनका अध्ययन किया है और इसका दूसरा मुख्य पार्ट है वह दायित्वों का सत्यापन। आज हम दायित्वों के सत्यापन का अध्ययन करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। दायित्वों का सत्यापन इतना ही महत्वपूर्ण है जितना संपत्तियों का। यदि चिट्ठे में दायित्व ठीक प्रकार से नहीं दिखाए गए हैं या कम या अधिक लिखे गए हैं तो संस्था का चिट्ठा उसकी स्थिति को सही प्रकट नहीं करता। इसमें हमें देखना चाहिए कि दायित्व सत्य हैं तथा अधिकृत हैं। इस प्रकार दायित्वों के संबंध में हमें जांच करना आवश्यक है, जिसके लिए पहला नंबर 1, सभी दायित्व स्पष्ट रूप से चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाए गए हों। जितने भी व्यापार में या किसी संस्था का जिससे हम दायित्वों का सत्यापन कर रहे हैं, उसमें ये देखना चाहिए कि दायित्व हैं वो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाए गए हैं या नहीं। दूसरा है, सभी दायित्व संस्था से संबंधित हों। जो लायबिलिटीज़ हैं वो उस संस्था की हों, उस संस्था से संबंधित हों। और तीसरा है, जो दायित्व हैं वो सभी दायित्व जो दिए हुए हैं वो सत्य तथा अधिकृत हों। और चौथा है, सही रूप से दिखाए गए हों। इस प्रकार हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जितने दायित्व थे वो दायित्व चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाए गए हैं, उस संस्था से संबंधित हों तथा सभी सत्य और अधिकृत हों और सही रूप में दिखाए गए। अर्थात जितने चिट्ठे की तारीख को वास्तव में दायित्व हैं, मतलब जिस दिन हम चिट्ठा तैयार करते हैं उस तारीख को, उस तिथि को जितने वास्तव में दायित्व हैं उतने ही दिखाए गए हों, उससे कम या अधिक नहीं दिखाए गए हों। उनके अंकेक्षणीय शुद्धता का सत्यापन करना चाहिए। और यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि दायित्वों का मूल्यांकन संपत्तियों की भांति नहीं होता, उनकी वास्तविकता का विशेष महत्व है। वास्तव में जो दायित्व है इतना ही दायित्व है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड में है, वो दिखाया जाना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप, यदि किन्हीं व्ययों जो खर्चे हैं के लिए दायित्व या तो पूर्णतः लिखे ही नहीं गए हों या कम लिखे गए हों, तो इसका आशय यह है कि व्ययों को ठीक राशि लाभों में से नहीं घटाई गई। यदि खर्चे तो हुए और वास्तव में खर्चों नहीं दिखाए गए हैं तो इसे सीधा सीधा स्पष्ट है कि जो दायित्व होने चाहिए वो सही नहीं घटाए गए हैं। और जब सही नहीं घटाए गए हैं तो लाभों में से यदि नहीं घटाते हैं तो व्यापार का जो लाभ हानि खाता भी सही नहीं प्रकट हुआ है। इसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि वर्ष के लाभ इन दायित्वों की रकम को न दिखाने से बढ़कर दिखाए गए हैं। उसी प्रकार इन दायित्वों के चिट्ठे में न दिखाने के कारण चिट्ठा भी गलत होगा। इसके विपरीत यदि व्ययों के लिए झूठे दायित्व दिखाए गए हैं तो लाभ हानि खाते में लाभ कम दिखाए जाएंगे। यदि कोई दायित्व था ही नहीं या कोई खर्चा था ही नहीं और उसको दायित्व दिखाते हुए लाभ हानि खाते से लाभ में से यदि कम कर दिया है तो हम ये कहेंगे कि चिट्ठे में की जो सही आर्थिक स्थिति है वो प्रकट नहीं कर पाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का लाभ कम हो जाएगा और चिट्ठे की सही स्थिति प्रकट नहीं करेगी। अतः गलत दायित्वों को चिट्ठे में लिखने के फलस्वरूप गुप्त संचय, सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा। इसलिए अंकेक्षक को दायित्वों का सही सत्यापन करना चाहिए कि वे ठीक हैं, उस संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों से
प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए कि संपूर्ण दायित्व चाहे वे क्रय के लिए हों अथवा व्ययों के लिए पुस्तक में लिख दिए गए हैं और सभी संदिग्ध दायित्वों के लिए या तो आयोजन कर लिया गया है या वे चिट्ठे में नोट के रूप में दिखाए गए हैं। फुटनोट जो होता है उसके रूप में दिखाए गए। इस प्रकार साधारणतः अंकेक्षक दायित्वों के सत्यापन के लिए निम्न कार्य उसको करने चाहिए जिससे कि व्यापार का चिट्ठा है वो वास्तव में सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करे। पहला उसमें व्यापारिक लेनदार, ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रय तथा क्रय वापसी पुस्तकों का प्रमाणन। हमने इससे पहले संपत्तियों दायित्व का सत्यापन से पूर्व हमने प्रमाणन को विस्तृत रूप में पढ़ा समझा और उसमें हर बही का अंकेक्ष द्वारा प्रमाणन कैसे किया, किस प्रकार किया जाए, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ये हमने अध्ययन किया था। अब उसी के रूप में हम इस पर जब दायित्वों का सत्यापन करते हैं तो सबसे पहले है व्यापारिक लेनदार, और व्यापारिक लेनदार के लिए सबसे पहले क्रय या क्रय वापसी पुस्तकों का प्रमाण। इन पुस्तकों का प्रमाण करने के लिए हमें क्रय बीजक या क्रेडिट नोट आदि की सहायता लेनी चाहिए तथा इन पुस्तकों से खाता बही में की गई खतौनी की जांच करनी चाहिए। जब भी हम क्रय तथा क्रय वापसी पुस्तकों का प्रमाण करें तो अंकेक्षक को चाहिए कि वो क्रय बीजक या क्रेडिट नोट की सहायता ले और उसमें जो खाता बही में, चाहे वो क्रय खाता बही हो या क्रय वापसी खाता बही हो, उसमें खतौनी की जांच करनी चाहिए। दूसरा है सूचियों का खातों से मिलान। जो सूचियां दी हुई हैं वो खातों से मिलान करना चाहिए कि सही मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, अर्थात अधिकारियों से प्राप्त लेनदारों की सूची की उनके खातों के शेष से या उनसे प्राप्त विवरण पत्रों से मिलान करना चाहिए। तीसरा है माल भीतरी पुस्तक की जांच। जो माल वर्ष भर क्रय किया गया है वह क्रय पुस्तक में लिखा गया है या नहीं, इसके लिए माल भीतरी पुस्तक गुड्स इनवार्ड्स बुक की जांच करनी चाहिए। और चौथा है चिट्ठे की तारीख का अद्यतन देय बिलों, आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल की सूची को देय विपत्र पुस्तक बिल्स पेबल बुक्स से लेखों से जांच करनी चाहिए, अर्थात उसका मिलान करना चाहिए। पांचवा है वर्ष के अंत में कुछ सप्ताहों के क्रय बीजकों की जांच भली प्रकार करनी चाहिए। जो वर्ष के अंत में जो कुछ सप्ताह होते हैं, अंतिम सप्ताहों में उनके क्रय बीजक हैं उनकी जांच अच्छी तरह से अंकेक्ष को जांचनी चाहिए। और छठा है बाहर के माल की वापसी, गुड्स आउटवार्ड की जांच करनी चाहिए तथा देखना चाहिए कि वह अत्यधिक नहीं है, यह सभी के लिए जमा पत्र क्रेडिट नोट्स संस्था के पास मौजूद हैं और इसके लिए लेनदारों से प्राप्त खाता विवरणों क्रेडिटर्स स्टेटमेंट्स को भी मिलाना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। सातवां है दायित्वों की सत्यता क्रय की सत्यता पर निर्भर होती है। क्रय की सत्यता के लिए इस वर्ष की सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट के प्रतिशत को पिछले वर्ष के सकल लाभ के प्रतिशत से भी मिलान करना चाहिए। इस प्रकार व्यापारिक लेनदार जो हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और तभी सही रूप से इनके दायित्वों का सत्यापन हो पाएगा। दूसरा इसमें ऋणों, लोन्स, जिसमें सुरक्षित तथा असुरक्षित, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। इसमें ये देखना चाहिए कि कोई रकम उधार ली गई है या नहीं। यदि ली गई है तो पत्र व्यवहार करके इसका प्रमाण करना चाहिए तथा सीमित दायित्व वाली कंपनी के संबंध में संचालकों को कार्यवाही पुस्तक जो मिनट्स बुक है की जांच करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार इसमें अंतर्नियम तथा सीएम नियम भी देखने चाहिए। जो कंपनी के निर्धारित नियम हैं, जो अंतर्नियम में और सीमा नियम में हैं, उनका भी अध्ययन करना चाहिए, उससे भी देखना मिलान करना चाहिए। और दूसरा है ऋण समझौते की प्रतिलिपियाँ
की जांच करनी चाहिए। साधारणतः संस्थाओं के पास इस प्रकार के प्रश्नविंदे मिल जाते हैं। और चिट्ठे को तैयार करने की तारीख के दिन भी संपूर्ण ऋण का ब्याज या तो चुका दिया गया है या लिख दिया गया है, ये भी अंकेक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा है सीमित दायित्व वाली कंपनी के संबंध में बंधक रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज डीड्स की जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को बंधक प्रलेखों की प्रतिलिपियां कॉपीज ऑफ मॉर्गेज डीड की जांच करनी चाहिए, जिनमें बंधक पर रखी गई संपत्तियां, ऋण की राशि, ब्याज दर व भुगतान की व्यवस्था आदि का विशेष रूप से अध्ययन करते हुए अंकेक्षक की जांच करनी चाहिए। और जिस जांच से ही सही रूप से ऋणों का सुरक्षित तथा गैर सुरक्षित लोन हैं उनके दायित्वों का अध्ययन या जांच संभव हो सकती है। और तीसरा है आदत व्ययों के लिए दायित्व, लायबिलिटीज फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। जो आदत व्यय हैं उनके दायित्वों की जांच अंकेक्षक द्वारा कैसे करें। प्रथम, चिट्ठे की राशि को सभी आदत व्ययों के लिए आयोजन करना होता है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि ये व्यवस्था कर ली गई है और उन रसीदों, प्रपत्रों आदि से इन पत्रपत्रों की जांच की कर ली गई या नहीं की गई है। नहीं की गई तो करनी चाहिए। दूसरा है आगामी समय के कुछ सप्ताहों की रोकड़ वही जो कैश बुक है के लेखे हैं। विक्रय और मांग नोट की जांच भी करनी चाहिए अंकेक्षक को, और ये मालूम करना चाहिए कि उनसे कोई उस समय से संबंधित तो नहीं है जिसमें चिट्ठा तैयार किया जा रहा है। तीसरा है इस वर्ष के आदित व्ययों की तुलना गत वर्ष के आदित व्ययों से करनी चाहिए। इन दोनों में विशेष अंतर होने पर उनकी छानबीन करनी चाहिए, कहीं इसमें कोई गबन कपट किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। इसलिए वर्तमान वर्ष के जो तुलना की आदित व्ययों की तुलना करनी चाहिए गत वर्ष के आदित व्ययों से। और चौथा है प्रत्येक प्रकार के दायित्वों के लिए एक उत्तरदायी अधिकारी से प्रमाण प्राप्त करना चाहिए। जो आदित व्ययों से संबंधित जितने भी दायित्व हैं उनसे उसके लिए कोई उत्तरदायी व्यक्ति जो संस्था या कंपनी का है उससे प्रमाण पत्र लेना चाहिए। और दायित्वों के सत्यापन का चौथा महत्वपूर्ण है जो मद है वह है पूंजी, कैपिटल। यद्यपि पूंजी कंपनी का दायित्व नहीं है, फिर भी अंकेक्षक को इसका सत्यापन इसलिए करना चाहिए कि वह चिट्ठे की शुद्धता के संबंध में अपना प्रमाण पत्र दे सके और अंश पूंजी के सत्यापन के संबंध में उसके निम्नलिखित कर्तव्य। ये दायित्व नहीं माना जाता क्योंकि ये कैपिटल है, पूंजी है, लेकिन अंकेक्षक को सत्यापन जब करना हो तो चिट्ठे में जितने भी पूंजी लिखी हुई है उसके लिए प्रमाण पत्र देने के लिए उसकी जांच सत्यता की जांच करनी चाहिए, उसका सत्यापन करना चाहिए। प्रथम, यदि कंपनी का प्रथम वर्ष है, जिस वर्ष कंपनी प्रारंभ हुई है वही वर्ष हो तो उसके लिए अंकेक्षक को पार्षद सीमा नियम व अंतर नियमों को देखना चाहिए। दूसरा, अंशों की संख्या, कितने अंश हैं और उनके वर्ग किन किन वर्गों में बांटा है। योजना के लिए अंशधारियों से प्राप्त राशि या नई मांगों आदि के लिए उसे रोकड़ पुस्तक, पासबुक और संचालकों की कार्रवाई पुस्तक की जांच उसे करनी चाहिए। तीसरा इसमें है यदि कुछ अंश विक्रेताओं को, वेंडर्स को दे दिए गए हैं तो विक्रेताओं के साथ किए गए अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट हैं की जांच करनी चाहिए। जैसे हमने पहले बताया, ये जब कंपनी का प्रथम वर्ष हो तो, और दूसरा है यदि कंपनी का प्रथम वर्ष नहीं हो तो, कंपनी स्थापित हुए 1 से अधिक वर्ष हो चुके हों तो अंकेक्षक को अंश पूंजी की राशि वही होगी जो पिछले वर्ष थी। गत वर्ष का जो कैपिटल का क्लोजिंग अंतिम वर्ष में जो शेष था वही आगामी वर्ष में अंश पूंजी के रूप में दर्शाई जाएगी, जब तक कि इस वर्ष में पूंजी में परिवर्तन या वृद्धि नहीं की गई हो।
यदि वर्ष के दौरान पूंजी में परिवर्तन किया गया है, उसकी वृद्धि की गई हो, तो उस कंपनी की वृद्धि के लिए कंपनी अधिनियम में उपयुक्त धाराओं को देखना होगा। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 से 64 में इसमें सारी चीज़ें व्यक्त की हुई हैं, दर्शाई गई। दूसरा इसमें है, उसी प्रकार की पूंजी कमी के लिए भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 की व्यवस्था है, उसकी भी जांच करनी चाहिए। और तीसरे तरीके से, यदि साझेदारी संस्था हो तो उसकी पूंजी का सत्यापन कैसे करेगा। सबसे पहले साझेदार संलेख को देखना चाहिए, उसमें जो समझौता हुआ है साझेदारों में, उसकी जांच करनी चाहिए। दूसरा, फर्म की रोकड़ पुस्तक और पासबुक की जांच करनी चाहिए। पांचवा जो दायित्व है जिसका सत्यापन करना है, वह संचय या कोष, रिजर्व एंड फंड। संचय अथवा कोष क्या है, इनके कितने प्रकार होते हैं तथा इसके संबंध में अंकेक्ष का क्या कर्तव्य है, इन चीज़ों का हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए कि रिजर्व और फंड कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, इस संबंध में अंकेक्ष को जांचनी चाहिए। तभी चिट्ठे में दायित्वों का सही रूप से सत्यापन हो सकता है। अर्थात संचय तथा कोष के सत्यापन करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाते की जांच करनी चाहिए। सबसे पहले इसके लिए लाभ हानि नियोजन खाता है, उसकी जांच करनी चाहिए। इन संचयों को बनाने की सीमा क्या होगी, एवं ये किस प्रकार बनाए जाएंगे, ये सब संचयों की परिस्थितियां हैं उसके संविधान व संचालन पर निर्भर होंगी। इतना अवश्य ध्यान रखना होगा कि संचय की रकम शुद्ध लाभ और बचत में से अलग की गई होनी चाहिए। यह हमेशा ही नेट प्रॉफिट में, शुद्ध लाभ में से, और जो बचत हमने की गई है उससे अलग होनी चाहिए। किसी भी अवस्था में राशि संचालकों के निर्णय के विपरीत निर्धारित हुई नहीं होनी चाहिए। जितना संस्था के संचालकों द्वारा जो निर्णय किया गया है उससे अधिक या कम न हो। सामान्य संचय जैसे जनरल रिजर्व हैं का सत्यापन करने के लिए अंकेक्ष को अंशधारियों और संचालकों की कार्रवाई विवरण पुस्तक, मिनट्स बुक जो है अध्ययन करना चाहिए कि कितनी राशि सामान्य संचय से अन्य कार्यों के लिए या अन्य स्थानों से सामान्य संचय में हस्तांतरित की गई है, एक दूसरे में स्थानांतरित की गई है, ट्रांसफर की गई है, उसकी जांच करनी चाहिए। कंपनी के अंतर नियमों को देखकर ये पता लगाना चाहिए कि सामान्य संचय का उपयोग अधिकृत कार्य के लिए किया गया है या नहीं, इसकी जांच अंकेक्ष को करना चाहिए। यदि अंतर नियमों में लाभ का कुछ प्रतिशत सामान्य संचय में प्रतिवर्ष हस्तांतरण करने की व्यवस्था है तो ये किया जाना चाहिए। जो राशि संचयों से हस्तांतरित की गई है उसे लाभ हानि खाते में पृथक से दिखाना चाहिए। जो संचय की राशि हस्तांतरित की जाती है उसे लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से पृथक से दिखाया जाना चाहिए। और छठा दायित्व है सत्यापन जिसका हम करेंगे, ऋण पत्र, डिवेंचर्स। ऋण पत्रों के सत्यापन के लिए अंकेक्ष को जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी हैं वो निम्न प्रकार हैं। उसमें अंकेक्ष को पहला, पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम का अध्ययन करके कंपनी के ऋण लेने की सीमा की जानकारी करनी चाहिए और ऋण पत्रों का निर्गमन इस सीमा के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले अंकेक्ष को देखना चाहिए कि जो पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम है उसमें ऋण लेने की जो सीमा निश्चित है उसी सीमा के अंदर ऋण लिए गए हैं या नहीं। दूसरा है ऋण पत्र प्रलेख, डिवेंचर्स ट्रस्ट डीड की प्रतिलिपि की जांच करनी चाहिए और उसे ऋण पत्र खाते से मिलान भी करना चाहिए। तीसरा है यदि आवश्यक हो तो अंकेक्ष को ऋण पत्रधारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त करके इसका सत्यापन कर सकता है। जो डिवेंचर्स होल्डर हैं उनसे भी वो सर्टिफिकेट ले सकता है। और चौथा है कि ऋण पत्रों के भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए
यदि भुगतान के लिए कोई कोष बनाया गया है तो वह अंतर्नियमों की उपयुक्त धाराओं के अध्ययन करना चाहिए कि उसके अनुसार तैयार किया गया है या नहीं किया गया। और पांचवा है, जब कभी कभी ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम या बट्टे पर प्राप्त किया जाता है तो उसमें ये देखना चाहिए कि इस प्रीमियम या कटौती को पुस्तकों में किस प्रकार दिखाया गया है, अर्थात उसकी प्रविष्टियाँ हैं जो पुस्तकों में ये निश्चित नियमों के तहत की गई हैं या नहीं। और छठा है, प्रभार रजिस्टर देखकर ऋण की जमानत का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार हमने अभी तक 6 दायित्वों के सत्यापन का अध्ययन किया है और 7वां जो इसमें दायित्व है जिसका सत्यापन करने के लिए अध्ययन करना है, दे बिल्स पेबल। अंकेक्ष को सभी स्वीकृत देय बिलों की जिनका भुगतान चिट्ठे की तारीख तक नहीं हुआ है, जो हम पर बकाया है दायित्व जो उसका एक सूची प्राप्त करनी चाहिए और सूची की रकमों के योग का मिलान दे बिल वही बिल्स पेबल बुक तथा दे बिल खाते बिल्स पेबल अकाउंट से करनी चाहिए। बिलों को लिखने वालों से इस संबंध में पत्र व्यवहार करने चाहिए और उसकी सहायता से अदद बिलों की राशि की जांच करनी चाहिए। यदि बिलों के भुगतान के लिए संस्था की संपत्तियों का कोई प्रभार रखा गया है तो इसकी जांच करनी चाहिए और ये चिट्ठे में स्पष्ट लिख दिया गया है कि जिन देय बिलों का भुगतान कर दिया गया हो उसकी रकम की जांच रोकड़ वही के लेखों से करनी चाहिए। चिट्ठे के दिन देय बिलों की जांच के लिए अगले वर्ष की रोकड़ वही देखनी चाहिए कि कहीं चिट्ठे की तारीख तथा अंकेक्षण के बीच के समय में कुछ बिलों का भुगतान तो नहीं कर दिया गया हो, उसकी जांच अंकेक्ष को करनी चाहिए। और 8वां इसमें पेश की प्राप्ति, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। कभी कभी व्यापारी किसी कार्य के लिए अग्रिम राशि है पेश की रकम प्राप्त कर लेता है और ये कार्य वर्ष के अंत तक पूर्ण नहीं हो पाता है। इस कारण ये पेश की प्राप्त किया हुआ धन चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ऐसी रकम की सत्यापन के लिए अधिकारियों से अधिकृत प्रमाण पत्र या सूची प्राप्त करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं पेश की प्राप्त रकम चिट्ठे में लिखने से चूक तो नहीं गई है, अर्थात जो एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस है, जो हमारा अमाउंट हमारे पास ली गई हमारे द्वारा, उसकी जांच अंकेक्ष को करनी चाहिए कि ली गई राशि को चिट्ठे में दिखाया गया है या नहीं, कहीं लिखने से छूट तो नहीं गई है। यदि छूट गई है तो उसके अंकित करना चाहिए। आरित अंश फॉरफिटेड शेयर। अंकेक्ष को हारित अंशों की राशि के सत्यापन करने के लिए कंपनी के अंतर्नियमों, संचालकों की बैठकों की कार्रवाई पुस्तक तथा इस संबंध में किए लेखों की जांच करनी चाहिए, तभी इसका सत्यापन हो पाएगा। और 10वां है कर्मचारियों की जमा राशि, एम्प्लॉयज़ के डिपॉजिट्स हैं उसका भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और दायित्वों का सत्यापन के लिए आवश्यक भी है। प्राय हमने देखा है कि व्यावहारिक व औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारियों की जमानत के रूप में कुछ धनराशि जमा कर ली जाती है तथा हानि या गबन होने की स्थिति में उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। और कभी कभी ये राशि रोकड़ से में प्राप्त होती है तथा कभी कभी रोकड़ के स्थान पर पन्यासी प्रतिभूतियों के रूप में नियोक्ता के पक्ष में बेचान कर दी जाती है। और इस संबंध में हमें जो मुख्य बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जमानत की रकम चाहे नकद प्राप्त हुई हो या प्रतिभूतियों के रूप में, कभी भी व्यापार की साधारण रकमों की भांति नहीं समझना चाहिए। इस राशि से अलग से बैंक में जमा करानी चाहिए। दूसरा हम ये कह सकते हैं कर्मचारियों की जमा राशि को चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर विशेष शीर्षक के अंतर्गत दिखाना चाहिए। तीसरा है अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर इसका सत्यापन करना चाहिए। उसमें 11वां अशोध्य व संध्यात्मक ऋणों के लिए संचय, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए भी रिजर्व जो किए गए हैं उनके दायित्वों का भी सत्यापन करना चाहिए। इसमें संचय की राशि के संबंध में उत्तरदायी अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करके इसकी जांच की जा सकती है। दूसरा है देनदारों की सूची से ग्राहकों के खातों की बाकियों से मिलान करने चाहिए और जिससे
कि कितने ऋण संदेहात्मक या अशोध्य हैं उसकी जांच हो सकती है। और तीसरा विशेषकर जिस बात का ध्यान रखना है वो संचय की अपर्याप्तता की जांच करना है और संस्था की परिस्थितियाँ क्या हैं तथा इस संचय को बनाने के संबंध में किन किन नियमों और नियमों का उल्लेख अंतर्निय में किया गया है, ये सब देख कर ही जानकर संचय पर्याप्त है अथवा नहीं, इन सब का अध्ययन अंकेक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। और 12वां जो दायित्व है जिसका सत्यापन करना है वह कर के लिए दायित्व है, लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन। आजकल करों का एक प्रश्न बड़ा जटिल है और इसी कारण संस्था का इसके लिए विशेष दायित्व भी है। कोई भी संस्था इसका महत्व कम नहीं समझ सकती, अतः अत्यंत आवश्यक हो गया है कि इसके लिए खातों में पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और अंकेक्ष को देखना भी चाहिए कि चिट्ठे की तारीख तक करों का निर्धारण जो असेसमेंट है की स्थिति कैसी है, इसकी जांच करनी चाहिए तथा इस संबंध में संतुष्ट होना चाहिए कि करों के संबंध में संभावित दायित्वों के लिए पर्याप्त व्यवस्था ली गई है। या साधारणतः लेखापाल अकाउंटेंट्स को जो खातों को अंकेक्ष करते हैं करों के संबंध में सलाहकार टैक्स कंसल्टेंट की नियुक्ति कर लिया जाता है। यदि ऐसा है तो करों के दायित्व का निर्धारण में अधिक कठिनाई नहीं होगी, आसानी से जांच की जा सकती है। और इसके लिए कंपनी अधिनियम की अनुसूची जो शेड्यूल 3 2013 में भी व्यवस्था की गई है, जिसके आधार पर भी इनके जांच की जाती है। कंपनी के वार्षिक लाभ या आयकर अन्य करों के संबंध में अनुमानित दायित्व लाभ हानि खाते में समाहित किया जाना चाहिए। ये करते हुए अंकेक्ष का ये सत्यापन करना कर्तव्य हो जाता है कि करों से निकाली गई हुई राशि यदि यह आवश्यक राशि से कम या अधिक है तो पिछले वर्ष में समायोजित राशि में जोड़ दी गई है या घटा दी गई है, तथा पिछले वर्ष में समायोजन नगण्य है तो इसे अलग दिखाना चाहिए, अन्यथा करों की आयकर के आयोजन को अलग दिखाकर ही लेखा करना चाहिए। और 13वां है इसमें ऋण व अग्रिम लोन्स एंड एडवांस। इसमें विशेषकर बिना जमानत वाले ऋण हो सकते हैं और बिना जमानत ऋण का जो सत्यापन से संबंधित पत्र व्यवहार या प्रलेखों के आधार पर जांच करनी चाहिए। इन ऋणों पर ब्याज देने और इसे वापस लेने या किस्त उनकी व्यवस्था आदि के संबंधी जो शर्तें हैं उसकी भी जांच की जानी चाहिए। और व्यापार के कार्य के लिए काम में लिए गए जो ऋण या अग्रिम लोन से एडवांस हैं उसको भी अंकेक्ष को जांचना चाहिए। और यह आवश्यक रूप से समझा जाए तो ऋणदाता ऋण की शेष राशि या अदत्त ब्याज के लिए प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लेना चाहिए अंकेक्ष। इसमें हमने बिना जमानत वाले ऋणों के बारे में किया और दूसरे हैं जमानत वाले ऋण। जमानत वाले ऋणों का सत्यापन के संबंध में साधारणतः 2 बातें होती हैं, जिसमें वास्तविक राशि जो ऋण के रूप में दी गई है तथा ऋण के लिए जमानत जो ऋण के रूप में दी गई वो राशि, या दूसरा है कि ऋण के लिए जमानत के लिए जो राशि दी गई हो। जहाँ तक ऋण के लिए दी गई राशि का प्रश्न है, यदि ये राशि अंकेक्ष के वर्ष में दी गई है तो ये देखना चाहिए कि वह राशि कंपनी के संबंध में संचालकों या अन्य उपयुक्त अधिकारियों के द्वारा साझेदारी फर्म में साझेदारी से स्वीकृत तथा अधिकृत है। और ऋण के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र तथा प्राप्ति की रसीद की जांच की जानी चाहिए कि भुगतान ऋण लेने वाले ने ही किया है, ये सुनिश्चित जांच होनी चाहिए। इसमें ऋण के लिए जमानतें जो हो सकती हैं वो विनियोगों के द्वारा हो सकती हैं, संपत्ति पर बंधक हो सकता है, जीवन बीमा पॉलिसियाँ हो सकती हैं और गारंटी द्वारा हो सकती हैं। इस प्रकार से हम इसकी जांच करने और इसमें जो विशेषकर बातें ध्यान में रखनी है वो बंधक पत्र की जानकारी के लिए, माल की जमानत के लिए और कर्मचारियों के ऋण के लिए, इन 3 बातों का मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखना चाहिए। और चौथा जो दायित्व है जिसका सत्यापन है वो बैंक अधिवर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो 14वां बैंक अधिवर्ष की जानकारी इसमें है। इसका सत्यापन ऋणों के सत्यापन के अनुसार होगा। अंतर यही है कि अधिविकर्ष बैंक से लिया जाता है, ओवरड्राफ्ट जो लिया जाता है इसके लिए पासबुक देखनी चाहिए और उसमें रहन की हुई संपत्तियों की
प्रमाणित सूची प्राप्त करनी चाहिए। ध्यान रहे कि अधिवर्ष है जो बैंक ओवरड्राफ्ट है संबंधित बैंक के साथ जो संपत्ति का उल्लेख संस्था के चिट्ठे में अवश्य रूप से उसे होना चाहिए कि किसके एवज में हमें बैंक ओवरड्राफ्ट प्राप्त किया है। 15वां है असमाप्त बट्टा अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। जब बिल बनाते हैं तो उन्हें बट्टे की आय होती है और ये बुने गए बिलों के भुगतान की तारीख तक इस वर्ष में न पढ़कर अगले वर्ष में पड़ती हो तो इन बिलों से प्राप्त बट्टे की राशि जो सारी रकम है वो वर्ष की आमदनी के नहीं मानी जाती है और इसी कारण बट्टे की आमदनी के उस भाग को जिसका संबंध अगले वर्ष से है एक अलग खाते में जिसका नाम बिलों पर असमाप्त कटौती खाता है उसमें हस्तांतरित कर दिया जाता है और उस बिलों के जो भुने हुए हैं उनकी भी जांच करनी चाहिए। 16वां है आदत दायित्व आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। जो आदत दायित्वों से तात्पर्य उन खर्चों से लिया जा सकता है जो व्यापार का वर्ष है उस वर्ष में जिसका भुगतान चिट्ठे की तारीख तक नहीं किया गया हो वे खर्चे व्यवसाय के दायित्व होते हैं। इन दायित्वों का सत्यापन अंकेक्षक को चिट्ठे के सारी जो वर्ष भर की गतिविधियां हैं उनकी जांच करके करना चाहिए। जैसे किराया आदि दिखाया गया हो तो अंकेक्षक को देखना चाहिए किराए की दर क्या है, कितने समय का किराया चुकाकर रसीद प्राप्त कर ली गई है और कितने समय का किराया बाकी है। यदि मजदूरी वेजेज आउटस्टैंडिंग दिखाई गई है तो उसे भी देखना चाहिए कि किस तारीख तक की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है, कितने दिन की मजदूरी बाकी है और मजदूरों की गणना की अंकेक्षक को करनी चाहिए और अगले वर्ष के कुछ दिनों के व्यवहार को देखकर अंकेक्षक की जांच करनी चाहिए और आदत मजदूरी अगले वर्ष चुका दी गई है और ये रकम सही है नहीं इसकी भी जांच उसे करना चाहिए। 17वां इसमें है संदिग्ध दायित्व कंटीजेंट लायबिलिटीज। ये ऐसे दायित्व हैं जो चिट्ठे के दिन नहीं होते हैं और जिनके भविष्य में होने या न होने के बारे में अभी भी निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस संबंध में उन कारणों से होता है जो चिट्ठे की तारीख के दिन भी उपस्थित होते हैं। यदि भविष्य में ये कारण व्यवसाय के विरुद्ध चले जाएं तो उनसे संबंधित दायित्व उत्पन्न हो जाएगा और व्यवसाय को उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसे संदिग्ध दायित्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि चिट्ठे की तारीख को इसका भविष्य में होना या न होना संदिग्ध रहता है, इसलिए सत्यापन की आवश्यकता है और सत्यापन के लिए हमें चिट्ठाई में दिखाए गए दायित्वों का सत्यापन करें। बुनाए हुए लेकिन अप्रयुक्त बिल हैं, इस प्रकार का दायित्व हो सकता है। विनियोगों पर मांगी गई राशि के संबंध में भी दायित्व हो सकता है। व्यापार के ऋण पत्रों के संबंध में न्यायालय में चल रहे मुकदमे के आधार पर भी दायित्व हो सकता है कि उसमें हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। यदि दायित्व का भुगतान करना पड़े तो ऐसी स्थिति की व्यवस्था व्यवसाय द्वारा दूसरों को दी गई जमानत है वो भी एक प्रकार का संदिग्ध दायित्व है और संचय अधिमान अंशों के घोषित लाभ की बकाया यदि है तो वो भी हमारा संदिग्ध दायित्व है। और संदिग्ध दायित्वों को चिट्ठे में निरूपण कैसे करें? यदि चिट्ठे के दिन अंकेक्षक को विश्वास हो जाता है कि संदिग्ध दायित्व में से कुछ संबंध में व्यवसाय को निश्चित ही कुछ रकम देनी पड़ेगी तो उस बात को नहीं मानते हुए या उसके लिए प्रबंधों को व्यवस्थित आयोजन करना चाहिए या उससे अनुरोध करें कि इस तरह की व्यवस्था है वो करनी चाहिए और अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में लिखना भी चाहिए। अन्य परिस्थिति में अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संदिग्ध दायित्व को चिट्ठे में नोट की तरह दिखाया गया है और रकम को चिट्ठे में जोड़ शामिल नहीं किया गया। तीसरा है चिट्ठे में नहीं दिखाए गए संदिग्ध दायित्वों की खोज। जो संदिग्ध दायित्व हैं जो चिट्ठे में नहीं दिखाए गए उसको भी अंकेक्षक को लेखों की जांच या चिट्ठे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की जांच करते समय जांचना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षक के लिए जानना बहुत ही मुश्किल है कि प्रबंधकों ने समस्त संदिग्ध दायित्वों को चिट्ठे में दिखा दिया है अथवा नहीं। फिर भी अंकेक्षक को इसके लिए निम्न कार्य करने चाहिए, जैसे प्रबंधक के प्रमाण प्राप्त करना चाहिए कि समस्त संदिग्ध दायित्वों चिट्ठी में दिखा दिया है। दूसरा, उसे
पिछले वर्ष के चिट्ठे में दिखाए गए संदिग्ध दायित्वों की तुलना इस वर्ष के चिट्ठे से करनी चाहिए और यदि अंतर है तो उसके कारण की जांच भी करनी चाहिए। भुनाए बिलों का ज्ञान बैंक पासबुक से प्राप्त करना चाहिए। और चौथा है व्यवसाय के विरुद्ध चल रहे मुकदमों के विषय में व्यवसाय के वकील से जानकारी प्राप्त उसे करनी चाहिए कि क्या स्थिति है मुकदमे में। पांचवा है विनियोगी की जांच करके देखना चाहिए कि उसमें ऐसे अंश या ऋण पत्र कौन कौन से हैं जिनका अभी पूरी रकम नहीं मांगी गई है। और छठा है व्यवसायी संस्था यदि कंपनी है तो अंकेक्षक को जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स या संचालकों अधिकारियों की सभाओं की कार्रवाई की जांच करके ये उसे कोशिश करनी चाहिए कि व्यवसाय के अन्य कौन कौन से दायित्व संदिग्ध दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार से हमने संपूर्ण चिट्ठे में दिखाए जाने वाले या उसे संबंधी जो दायित्व हैं जो 1 से 17 तक के संदिग्ध दायित्व 1 से 17 तक जो दायित्व हैं उन दायित्वों के सत्यापन का अंकेक्षक के माध्यम से सत्यापन किया गया है और संपूर्ण जो दायित्व थे उनका सत्यापन का अध्ययन हमने इस विषय में किया है। अब हमने संपत्तियों का एवं दायित्वों का सत्यापन का जो टॉपिक था पूरा कर लिया है और इसमें से अभ्यास कार्य आपको अलग से दिया जाएगा। धन्यवाद।